पंजाब आर्म रूल 2017 किसको डील करता है? पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 क्या है? कानूनी और गैर कानूनी असलहे का इस्तेमाल। असलहा ख़रीदने के एलिजिबिलिटी के मुतालिक बात होगी, यानी कौन असलहा ख़रीद सकता है, ऐसी क्या काबिलियत कानून ने मुकर्रर की है जिन पर पूरा उतरने वाला असलहा ख़रीद सकता है, इसका लाइसेंस बनवा सकता है। नाजायज़ असलहा रखने वाले पर कौन सी दफ़ात लगती हैं? नाजायज़ असलहा बेचने वाले पर कौन सी दफ़ात लगती हैं? असलहा ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? असलहा फ़रोख्त करते हुए किन अवामिल को फॉलो करना चाहिए? लाइसेंस फ़ीस क्या है? लाइसेंस कहाँ से बनवाया जाए? लाइसेंस कैसे बनवाया जाए? डुप्लीकेट लाइसेंस कैसे बनवाया जाए? असलहे का लाइसेंस हासिल करते हुए किन सवालात का सामना करना पड़ सकता है? डिजीज़ पर्सन का असलहा कैसे इस्तेमाल किया जाए? अगर डीसी साहब लाइसेंस सस्पेंड कर दें तो कैसे बहाल करवाया जाए? एक्सपायर्ड लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाया जाए? लाइसेंस कैंसिल होने की सूरत में क्या किया जाए? स्ट्रॉन्ग रूम क्या है? बुलेट्स का परमिट कहाँ से मिलेगा? कितनी गोलियाँ एक टाइम पर रखने की इजाज़त है? असलहा लाइसेंस ट्रांसफ़र कैसे करवाया जाए? असलहा मुरम्मत करवाने का क्या कानून है? असलहे की नुमाइश, कारोबार, मुरम्मत, कानूनी गैर कानूनी मुरम्मत, ये सब क्या है? विरासती असलहे का लाइसेंस कैसे हासिल किया जाए? ये सब और बहुत कुछ आज आपको मेरी इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और आपको बताती हूँ कि अगर आपने असलहे का लाइसेंस बनवाना है या इसकी ख़रीदो फ़रोख्त करनी है या ये मालूम करना है कि आपके पास असलहा है और कानून के मुताबिक आपको कौन से रूल्स या ऑर्डिनेंस हैं उनको रीड आउट कर लेना चाहिए कोई भी असलहा यूज़ करने से पहले, तो पंजाब आर्म्स रूल 2017 और पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 असलहे से रेलिवेंट जितने भी मैटर्स हैं उन सब को डील करता है। अब आपको बताती हूँ कि वो कौन सी एलिजिबिलिटी है, वो कौन सी काबिलियत है, वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही आप असलहे का लाइसेंस बनवा सकते हैं, यानी आप इस काबिल हो सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको असलहे का लाइसेंस फराहम करे। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप पाकिस्तान के नेशनैलिटी होल्डर हों, यानी आप पाकिस्तानी हों, और इसका अंदाज़ा किस बात से लगाया जाएगा? वो आपके आईडी कार्ड से लगाया जाएगा, यानी आपके पास नेशनल आईडी कार्ड हो जिस पर ये मेंशन हो कि आप पाकिस्तानी हैं। नंबर 2, आपकी एज 25 इयर्स होनी ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, चाहे वो 25 साल से एक दिन भी कम है, तो आप लाइसेंस नहीं हासिल कर सकते। आप इस काबिल नहीं समझे जाएंगे कि आपको असलहे का लाइसेंस फराहम किया जाए, इसलिए आपकी एज 25 इयर्स होना मस्ट है। नंबर 3, आपके पास पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट मौजूद हो। अब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट उसी सूरत में फराहम करती है जब आप किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हों। अब क्रिमिनल एक्टिविटी ये नहीं कि आपने रोड पे चलते हुए अपनी गाड़ी के अंदर कोई स्पीकर ऑन कर दिया जिस पर आपको पुलिस वाले पकड़ के ले गए और आप पे कोई छोटा मोटा पर्चा हो गया तो आप जी क्रिमिनल डिक्लेयर हो गए, ऐसा नहीं। आपके ऊपर कोई मर्डर केस हो, आपके ऊपर कोई बड़े लेवल का क्रिमिनल केस हो, तब आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व समझे जाएंगे असलहे के लाइसेंस की सूरत में। अदरवाइज़ तो आप किसी को थप्पड़ भी मार दें तो आप क्रिमिनल हैं। नंबर 3, आपके पास फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट हो, यानी आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ देखी जाएगी कि ऐसा तो नहीं है कि बंदा एक सेकंड में हाइपर हो जाता है और अपने उस गुस्से में आके वो अगले बंदे को शूट कर दे और उसकी जान ले ले, तो इस सूरत में आपको असलहे का लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी देखी जाएगी।
कि आप किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर इस इंसान को लाइसेंस दे दिया जाए तो ये माशरे के लिए या सोसाइटी के लिए किसी भी तरह का कोई ख़तरा बन जाए। ये सब देखने के बाद आपको इस काबिल समझा जाएगा, आप एलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे कि आपको आम लाइसेंस फराहम किया जाए। अब असलहे का लाइसेंस आपको देने की अथॉरिटी किसके पास है? ये अथॉरिटी ज़िले के जो डीसी साहब हैं उनके पास होती है कि वो आपको लाइसेंस फराहम भी कर सकते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं, आपका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं। ज़िला के डीसी साहब के पास एप्लीकेशन देनी होती है जिसके लिए आपको एक परफॉर्मा मिलता है। अभी परफॉर्मा आपको कचहरी से मिल जाएगा जो कि बआसानी दस्तयाब होता है। आपको उसके साथ वही डॉक्यूमेंट्स यानी आईडी कार्ड, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है, जो फ़ीस आपने पे की होती है उसकी स्लिप अटैच करनी होती है और ये सब लेके आपको डीसी साहब के सामने पेश होना होता है। अब डीसी साहब आपसे कुछ सवालात करेंगे, यानी अब आपका इंटरव्यू होगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से आपका रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि जो बंदा लाइसेंस हासिल करने के लिए आया है, जिसने ये अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए, उसका पास्ट कैसा है, इस पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, ये किसी तरह से माशरे के बिगाड़ में इन्वॉल्व तो नहीं रहा। ये सब देखने के बाद डीसी साहब अप्रूवल दे देते हैं कि एप्लीकेंट यानी जो इंसान लाइसेंस लेने आया है उसको लाइसेंस दे दिया जाए। अब ये अप्रूवल एनआरसी को फॉरवर्ड कर दी जाती है। इस सब प्रोसीजर के लिए लाइसेंस होल्डर यानी जिस बंदे ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और वो लाइसेंस लेना चाहता है, उसे इट्सेल्फ डीसी साहब के सामने पेश होना होता है ताकि वो उनके सवालात के जवाबात दे सके और अपना इंटरव्यू का जो सेशन है उसे कंप्लीट कर सके। अब जब डीसी साहब ये अप्रूवल एनआरसी को फॉरवर्ड कर देंगे तो इस प्रोसीजर के 90 डेज़ के अंदर अंदर यानी 90 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस का जो एप्लीकेंट है वो असलहा डीलर के पास जाएगा, जो कि लाइसेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी लाइसेंस्ड असलहा डीलर के पास जाएगा और वो वेपन जिसके लिए उसने अप्लाई किया है वो वेपन उससे परचेज़ करेगा और एनआरसी के पास ये वेपन लेकर जाएगा और उसका नंबर लगवाएगा और इस तरह से ये लाइसेंस बनवाने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यही सेम प्रोसीजर कंपनीज़ के लिए भी है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताएंगी कि हमें इतना असलहा चाहिए और अकॉर्डिंगली उनको सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी का लाइसेंस ख़राब हो गया है या गुम हो गया है या फट गया है, जल गया है, तो इसके लिए भी आप डीसी साहब के सामने पेश होंगे, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड अटैच करेंगे जो पहले लाइसेंस बनवाते हुए आपने डीसी ऑफिस में मेंटेन करवाया था वो अटैच करेंगे। और अगर आपका लाइसेंस गुम हुआ है तो उस सूरत में आपने जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर कटवाई होगी गुमशुदगी की, उसकी कॉपी आप अटैच करेंगे और वो एप्लीकेशन के साथ ये सारी चीज़ें नथी करके आप डीसी साहब के सामने पेश करेंगे और इस्तदा करेंगे कि ये सारा मामला है और मुझे डुप्लीकेट लाइसेंस जारी कर दिया जाए, तो आपको डुप्लीकेट लाइसेंस भी जारी कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आया है कि असलहा मालिक की डेथ हो जाती है, यानी एक वेपन घर में पड़ा है लेकिन उसके मालिक की डेथ हो गई और जिसके नाम पे लाइसेंस भी था, अब या तो उसकी डेथ हो गई या वो बीमार है, तो उस सूरत हाल में वो वेपन तो यूज़ नहीं कर सकेगा। फिर आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको वेपन लेकर कंसर्न पुलिस स्टेशन जाना है या डीसी ऑफिस जाना है और वहाँ उसे जमा करवा देना है, या फिर दूसरी सूरत में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस लाइसेंस को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें। इस इनहेरेंट ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस में भी आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी वही सब डॉक्यूमेंट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी है एप्लीकेशन के साथ। लेकिन अब आपको डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करना है, या आप डेथ सर्टिफिकेट अटैच कर दें या मेडिकल रिपोर्ट अटैच कर दें। और इन सब के साथ आपको वारिसान का इजाज़तनामा जो 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पर लिखा है एज अ बयान हल्फी अटैच करना पड़ेगा। और ये 100 रुपये वाला स्टैम्प पेपर ही क्यों अटैच करना पड़ेगा, इससे मुतल्लिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इससे रेलिवेंट सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। जब आप ये बयान हल्फी भी अटैच कर देंगे तो इस पर डीसी साहब आपको अप्रूवल दे देंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जाली पेपर सबमिट करवा कर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में अगर डीसी साहब को पता चल जाता है कि किसी ने फ्रॉड के ज़रिए लाइसेंस बनवाया है या इस बात का इंकशाफ हो जाता है कि धोखाधड़ी के ज़रिए लाइसेंस हासिल किया गया है,
तो डीसी साहब के पास ये पावर्स हैं कि वो उस लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं तो बहाल करने की पावर्स भी डीसी के पास ही होती हैं। अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो आप डीसी साहब के सामने पेश हों और उनको बताएं कि गलतफहमी की बुनियाद पर सस्पेंड किया गया है और साबित करें कि उन तक पहुंचने वाली रिपोर्ट जिस पर लाइसेंस सस्पेंड हुआ है गलत है, तो डीसी साहब बहाल कर देंगे। लेकिन अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो कैंसिल होने के बाद आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप उसको बहाल करवा सकें, क्योंकि कोई भी लाइसेंस कैंसिल करने से पहले ये पूछा जाता है कि आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए। ऐसी सूरत में लाइसेंस कैंसिल होने से पहले ही आपको डीसी साहब को अपना मुद्दा बयान करना होगा और उनको सेटिस्फाई करना होगा कि वो लाइसेंस कैंसिल ना करें, अदरवाइज़ यू लूज़ द गेम। डीसी साहब के अलावा जज साहब भी आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल या सस्पेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपका कोई केस है वो कोर्ट में चल रहा है और उसमें आपने असलहा इस्तेमाल किया है, तो ये पावर्स जज साहब के पास भी होती हैं कि वो आपके असलहा लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाया जा सकता है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है और रिन्यूअल की डेट करीब आ गई है, यानी आपने जनवरी में लाइसेंस बनवाया तो दिसंबर में आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। इसके लिए आपको 1 माह का ग्रेस पीरियड ज़रूर मिलेगा जो आपको एप्लीकेशन के थ्रू हासिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये ग्रेस पीरियड भी वेस्ट कर दिया है और 6 माह का टाइम गुजर गया है तो आपको 4 गुना फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। और अगर आप ये फ़ीस सबमिट नहीं करवाते तो डीसी ऑफिस से आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको ये वेपन डीसी ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ेगा। और इसके लिए डीसी ऑफिस में स्ट्रॉन्ग रूम के नाम से स्पेस होती है जिसमें ऐसे तमाम वेपन रखे जाते हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, या वो लाइसेंस के बगैर पकड़े जाते हैं या किसी भी वारदात में पकड़े जाते हैं। ऐसे तमाम वेपन जो हैं वो डीसी ऑफिस में मौजूद स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं। और फिर 1 साल बाद डीसी ऑफिस से इसकी नीलामी होती है जिसका रिकॉर्ड जो है वो डीसी ऑफिस को ही मेंटेन रखना पड़ता है। इसके अलावा नादरा भी इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है। अब आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ गोलियों के हवाले से, यानी लाइसेंस हासिल करने के बाद एक पर्सन कितनी बुलेट्स एट अ टाइम अपने पास रख सकता है। तो इसके लिए जो बेसिक लॉ है वो ये है कि 1 से लेके 500 तक गोलियाँ एक लाइसेंस होल्डर एट अ टाइम अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि इसको सिक्योरिटी थ्रेट है या किसी और वजह से उसको गोलियों की तादाद बढ़ानी पड़ रही है या 500 से ज़्यादा गोलियाँ अपने साथ रखनी पड़ती हैं, तो इसके लिए भी वो डीसी ऑफिस ही जाएगा या डायरेक्ट गवर्नमेंट को भी वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि बुलेट्स की तादाद बढ़ा दी जाए। अगर वो गवर्नमेंट को या डीसी ऑफिस को इस चीज़ के ऊपर उसके अपनी बात की ऑथेंटिसिटी को प्रूफ दे देता है तो गवर्नमेंट या डीसी ऑफिस उसकी इस बात को मानते हुए उसको परमिट जारी कर देगी। अब जब आपने लाइसेंस भी हासिल कर लिया और परमिट भी हासिल कर लिया गोलियों के बारे में कि कितने बुलेट्स आप रख सकते हैं और कितने बुलेट्स आपको अलाउ हैं, तो उसके बाद आपको ये फ़ील होता है कि मुझे तो 30 बोर का लाइसेंस जो मैंने हासिल किया है ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है और मैंने 38 बोर या इससे ज़्यादा का लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी आप डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन मूव करेंगे, फिर एनआरसी होगा, डीसी ऑफिस से आपका इंटरव्यू होगा, फिर एनआरसी में जाएगी आपकी अप्रूवल, फिर गवर्नमेंट इन दोनों इदारों को यानी डीसी ऑफिस को और नादरा को सैंक्शन करेगी कि आपको परमिट दे दिया जाए, आपका लाइसेंस जो है वो चेंज कर दिया जाए। और फिर डीसी ऑफिस और नादरा अपने रिकॉर्ड में इस चीज़ को मेंटेन करेगा कि आपने लाइसेंस चेंज करवा लिया है और अब आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है बुलेट्स रखने की, और आपके लाइसेंस जिस बोर का है वो लाइसेंस का रिकॉर्ड भी वो अपने रिकॉर्ड में रखेगा और वो मेंटेन रखेंगे कि आप अब ऑथराइज्ड हैं इस असलहे को यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं कि आपने असलहा ख़रीदना कहाँ से है, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी जगह से वेपन परचेज़ किया जो गैर कानूनी है तो आपको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। जब भी आप वेपन ख़रीदें तो इस बात को एश्योर कर लें कि डीलर के पास असलहा ख़रीदो फ़रोख्त का लाइसेंस मौजूद है, यानी आपने हमेशा लाइसेंस्ड असलहा डीलर से ही वेपन ख़रीदना है। इसी तरह मुरम्मत करवाते हुए भी आप इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आप जिस डीलर से मुरम्मत करवा रहे हैं वो लाइसेंस्ड है। अगर आप अपना असलहा बेचना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कानूनी तरीक़ेकार ही इख्तियार करना होगा। आप जिस किसी को भी अपना वेपन सेल कर रहे हैं या जिस किसी से भी कोई वेपन ख़रीद रहे हैं तो इसका रिकॉर्ड आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में ज़रूर जमा करवाएं
ताकि फ्यूचर में आने वाले किसी भी गैरकानूनी मामले से बच सकें। अब आपको मैं बताती हूँ कि ऐसी जगहों पर या ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर असलहे की नुमाइश करना या फायरिंग करना मना हो, वहाँ पर असलहे का इस्तेमाल कितनी सज़ा दिलवा सकता है आपको या कितना जुर्माना आपको करवा सकता है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे ये सारी चीज़ें मना है, यानी असलहे की नुमाइश करना, असलहे का इस्तेमाल करना मना है, ऐसी सूरत में अगर कोई असलहे का इस्तेमाल करता है तो उसको 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई इंसान प्रोहिबिटेड बोर इस्तेमाल करता है, उससे फायरिंग करता है, तो ऐसे शख्स को 4 से 10 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और अगर कोई ऐसे वेपन्स है जो प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी नॉन प्रोहिबिटेड बोर है, उससे फायरिंग करता है तो उसे 2 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। अब ये प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर क्या होते हैं? छोटा असलहा जैसे 30 बोर, 38 बोर, 9 mm, 34 पिस्टल, ये सब कुछ जो होता है ये छोटे असलहे में कंसीडर किया जाता है, यानी इस असलहे को नॉन प्रोहिबिटेड बोर कहा जाता है। और प्रोहिबिटेड बोर क्या है? ऐसा वो तमाम असलहा जिससे बड़ी तबाही वाक़या हो सकती है, जैसे रॉकेट लॉन्चर, हैवी मशीन गन, मिसाइल वगैरह, ये सब प्रोहिबिटेड बोर में कंसीडर किए जाते हैं। और ऐसा शख्स जो इस तरह का असलहा यानी प्रोहिबिटेड बोर को सरेआम फ़रोख्त करता है तो उसको सज़ाए मौत दी जा सकती है। अब अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी ऐसे डीलर से वेपन परचेज़ करता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, इस खरीदने वाले को 3 साल की सज़ा हो सकती है। अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह असलहा लेकर जाता है जहां ले जाना मना है, तो पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के पास इख्तियार है कि वो इससे वेपन वापस ले सकता है। इसी तरह से असलहा वायलेशन से रेलिवेंट केसेस कौन सी कोर्ट में सुने जा सकते हैं, यानी कौन सी कोर्ट ऐसी है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो असलहा की वायलेशन से रेलिवेंट केसेस सुन सके। ऐसे तमाम केसेस जो असलहा रेलिवेंट होंगे वो तमाम के तमाम केसेस मजिस्ट्रेट क्लास 1 की कोर्ट में लगेंगे और मजिस्ट्रेट क्लास 1 ही इस चीज़ का इख्तियार रखते हैं कि वो तमाम केसेस सुन सकें। ऐसी सिचुएशन जिसमें दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है और आपका बाहर निकलना नागुज़ीर है, तो इस सूरत हाल में आपको असलहे का परमिट कैसे मिलेगा? तो ऐसी सूरत में आप जहां पर एमरजेंसी नाफिज है और कंडीशन ये है कि आपने बाहर निकलना है, तो आप डीसी साहब के ऑफिस में जाएंगे और वहां पर अपनी एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि आपकी जान को ख़तरा है और असलहा साथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी छानबीन के बाद, पुलिस सर्टिफिकेट अटैचमेंट के बाद आपको वेपन कैरी करने की इजाज़त मिल जाएगी और इस सारी सिचुएशन को कहेंगे असलहे का परमिट मिल जाना। ये परमिट भी आपको कुछ कंडीशंस पर दिया जाएगा, यानी इसके लिए स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि आपको जिस वेपन का परमिट लेटर दिया जा रहा है वो आप पैक्ड रखेंगे, उसको सरेआम शो नहीं करेंगे, उसका गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिला वजह उसका इस्तेमाल नहीं होगा और वो नज़र भी ना आए। इस तरह की और बहुत से ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके बेस के ऊपर आपको ये परमिट दिया जाता है। आमतौर पर असलहे के लाइसेंस पर पाबंदी आयद होती है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनको ये अलाउ कर दिया जाता है, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, MPS, MNS वगैरह को ये लाइसेंस मुहैया कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात इस लाइसेंस के इजरा के ऊपर पाबंदी के अलावा बैन भी लगा दिया जाता है और फिर कुछ कंडीशंस में वो बैन ख़त्म भी कर दिया जाता है। होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।